हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोगों का फाइनल टॉपिक है इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे काफ़ी लोग जो है टाइम टेबल बनाते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी हमसे आता रहता है, पूछते रहते हैं, क्योंकि हम बाहर भी पढ़ाते हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कोई ऐसा टाइम टेबल बता दीजिए जिससे हम जो है पढ़ाई करें और मेरा बहुत अच्छा नंबर आए, या कि हम कंपटीशन जो है बीट कर ले जाएं। तो मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि पहली बात तो आप किसी भी टीचर से टाइम टेबल ना बनवाएं। आपको टाइम टेबल के लिए यूट्यूब पे एक से एक महारथी पड़े हैं जो बताएंगे कि ऐसे बनाइए टाइम टेबल, ऐसे बनाइए, ऐसे पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको पढ़ना क्या है वास्तव में, आपकी पढ़ाई क्या है। क्या आपने इसके बारे में सोचा? आप क्या करने बैठे हैं? आपका टाइम टेबल दूसरा कैसे बना सकता है? आपका विषय क्या है, आप किस क्लास में हो, या आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सब बिना जाने कैसे कोई जो है टाइम टेबल बना सकता है। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गूढ़ बातें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए इंसान को। आपका टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए। और अगर सिंपली वे में अगर आपको टाइम टेबल बनाना ही है, सपोज दैट आप टाइम टेबल बनाना ही चाह रहे हैं, तो आप अपना जो है विषय चूज करिए। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 10 हैं कि 12 हैं कि 15 हैं? जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको जो है सिंपली डिवाइड करना है इसको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी तरह जो है सैटरडे तक, ठीक। तो हम लोग अक्सर करते क्या हैं, टाइम टेबल की बात में मैं टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा हूँ, एक वो बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी। जो भी आपका विषय है, जैसे वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, बहुत टफ है आपके लिए, वो नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, तो उसको जो है डेली करना है। क्या? टफ सब्जेक्ट आपका डेली होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आता है, जिस पे आपको पकड़ बनानी है, आपके हाथ में आ जाएगा, उसको 3 दिन रखिए। हफ्ते में 3 दिन रखिए। जैसे संडे रख लिया तो मंगलवार रख लीजिए, थर्सडे रख लीजिए, ठीक। बाकी छोड़ दीजिए बीच के 1 2 3 दिन या 4 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है आपका जो कि बहुत अच्छा आता है, आपकी उसमें पकड़ है, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है और आप उस पकड़ के साथ जो है उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कतई मत छोड़िएगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो उसको हमको कम से कम 2 दिन रखना है, ठीक। 2 दिन रखना है, 2 दिन के गैप में, ठीक। और कोई सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब आपको जो है सिर्फ एक सरसरी निगाह की ज़रूरत है कि आप एक दिन में उसको पढ़ के कवर कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए सिर्फ 1 दिन रख लीजिए, संडे, ठीक। इस तरह टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना। जो भी आपका विषय है उस हिसाब से, कठिन के हिसाब से उसको जो है पर डे चला लीजिए। थोड़ा सा भी इजी है तो उसको 3 दिन चला लीजिए। इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका एक टाइम शेड्यूल खुद सेट हो जाएगा। और आप जब भी बैठे पढ़ने, तो आपके मन में वो टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि टुडे आपको क्या करना है, आज के दिन आपका क्या वर्क है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। हाँ, जो जो जिस दिन दिन आपने बनाया हुआ है टाइम टेबल यहाँ पे कि इस दिन ये पढ़ना है, उस दिन उसमें उसमें क्या आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब आपको पहले से रिटन होना चाहिए। कि हिंदी में जो है हम आज क्या पढ़ लेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे, ठीक। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी जल्दी में हम राइटिंग ख़राब करने लगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक फ़िक्स होना चाहिए, जब आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएं तो आपको जो है एक रिवीजन करना चाहिए। इसको जो है जो आप पर डे पढ़ रहे हैं उसको शिफ्ट कर दीजिए धीरे धीरे 3 दिन पे, फिर 2 दिन पे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन ये जान लीजिए, जो ये आपका रिवीजन है यही सोल है एग्ज़ाम का। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा कोई चीज़, तब तक आप उस पर अपना इफ़र्ट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब था टाइम टेबल की बातें। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी टाइम टेबल बनाएं किसी के थ्रू ना बनाएं, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। ये एक तरीका मैंने आपको समझा दिया कि इस वे से आप इजी वे से टाइम टेबल बना सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ को फॉलो मत करिए। आप आज क्या क्या पढ़ना है उसको पहले एक डायरी में लिखिए, और जब आपका वो चीज़ हो जाए तो उसको जो है काट दीजिए कि ये काम हो गया। फिर जय उसको का बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई काम कर लेते हैं और उसको काट देते हैं कि ये काम हो गया, तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं भी ऐसा करता हूँ। फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, वो भी ख़त्म हो गया, चलो भाई इंग्लिश भी काट दिया हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह आपको एक छोटी सी डायरी या एक छोटी सी कॉपी बना लेना है, जिसमें आपको पर डे खुद अपना जो है SW लेना है या वर्क लेना है। क्या लेना है? वर्क लेना है। तो ये थी टाइम टेबल की बातें। इसी तरह हम कभी कभी टॉपिक में जो है बात किया करेंगे। तो आइए हम अपने इंटरजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। अब कभी जो है सक्सेस के बारे में बात कर लेंगे कि अगर आपको सफल होना है किसी पेपर में तो आप कैसे सफल हों। आपसे जो है हम ऐसे बातें कर लिया करेंगे। तो इंटरजेक्शन होता क्या है आपको बता दें। इंटरजेक्शन को हम कह सकते हैं सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये टॉपिक बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा जो है मैंने कहा कि मेरे पास समय है तो आप लोगों के कुछ जो डाउट्स होते हैं उसको हम जो है क्लियर कर दें। ठीक है। तो इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग होता है, जैसे कैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, हाँ कोई चीज़ मरा हुआ है तो आपको उसको देख के बड़ा घिना आएगा, घृणा होगा उसको देख के, मतलब बहुत घिन आएगी। तो वो आपकी सडन फीलिंग है। और कोई बंदा बहुत प्यारा है, कोई बच्चा है बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट लग रहा है, तो आपके अंदर बहुत मतलब उसका जो है मतलब लव आएगा, मतलब बच्चे का प्यार आपको महसूस होगा, मतलब बहुत बच्चा प्यारा है आपके अंदर जो है, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। और जैसे कोई है किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो आपको उसके प्रति गुस्सा आएगा कि कैसे मार दिया उसने उस बच्चे को। तो ये सब सडन फीलिंग है। जैसे कोई है, आप अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर कोई डिस्टर्ब करे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। और आप अभी मतलब कि कोई मर जाए अचानक से, या आपकी बहुत कोई प्रिय वस्तु खो जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, तो आप अचानक से रोने लगेंगे। तो इंटरजेक्शन सीधी सीधे बात में कहा जाए तो ये सडन फीलिंग होता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सडन स्ट्रांग फीलिंग मतलब कि अचानक से आप जो है कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी हंसते हंसते इंसान रोने लगता है, और कभी कभी रोते रोते हंसने लगता है। मतलब हर तरह के सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन के हिसाब से इंसान अपना काम करता है। तो इसमें आइए देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसमें जैसे आ जाएगा आपका सरप्राइज, एंगर, लव, हेट, है ना। ये सब आपकी क्या है? सडन स्ट्रांग फीलिंग। हाँ। और एक होता है प्लीजर। वो जो गाड़ी आती है प्लीजर हीरो की, वो नहीं है ये। ठीक है। सरप्राइज, जैसे आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी से बिना बताए अपने घर चले जाइए और अपनी मम्मी पापा को देखिए, जाके बताइए कि देखो मैं आ गया। तो जैसे ही आपको देखें बहुत सरप्राइज, अरे तुम कैसे, तुम यहाँ पे आ गए, तुम तो वहाँ थे। बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो उसे बिना बताए उसके पास चले जाते हैं, तो वो देख के एकदम खुश हो जाता है, खुशी से गदगद हो जाता है। तो ये होता है आपका सरप्राइज़। या फिर कुछ ऐसे भी सरप्राइज होते हैं जिससे आपके होश उड़ जाए, हैं ऐसे कैसे हो गए। एंगर, गुस्सा तो बहुत नॉर्मल है। किसी किसी को मतलब कोई भी इरिटेशन हुआ, कोई भी बात हुई जो आपको पसंद नहीं है, तुरंत गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। उसके बाद लव आपको जो है एक स्ट्रांग फीलिंग होती है, वो बहन के भी प्रति हो सकती है, अपने माँ बाप के भी प्रति हो सकती है। और एक दूसरा सेशन भी है जो बहुत बड़ा सेशन है, तो उसको इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। और हेट मतलब होता है नफरत।
जैसे आप किसी को जो है बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो आपकी बात का अवहेलना कर रहा है, आपकी बातें नहीं मानता है, सब उल्टा पुल्टा काम करता है, तो आपको उससे धीरे धीरे नफरत होने लगेगी, हेट हो जाएगा। ठीक, लीजर, छोटे से बच्चे को आपने देखा और खेल रहा है, खिलखिला रहा है, हंस रहा है, गेंद को पकड़ रहा है, दबा रहा है, मतलब आपको एक आनंद महसूस होगा अंदर। तो ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग साइलेंट फीलिंग, मतलब इंटरजेक्शन। ठीक है, इसके कुछ कॉमन वर्ड हैं, आइए उसको देख लेते हैं। हुर्रे, जैसे कोई खुशी हो, क्रिकेट कोई जीत जाए तो कहता है हुर्रे आई वॉन द मैच। ओ, ऐसा, ओह अरे नहीं, ये क्या हो गया, है ना। उसके बाद है आहा, फाई, छी। जैसे कुछ आपने गंदा देख लिया तो आप कहें छी, क्या देख लिया मैंने, है ना। एलास, ETC, ये सब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ओह ऐसा, मतलब कि ऐसा कुछ हो गया, ओह अरे ये कैसे हो गया, आहा मैं जीत गया, हाय छी मैंने क्या देख लिया यार। एलास, दुख कर रहे हैं, एलास बी लॉस द मैच, हम मैच हार गए। तो ये था आपका इंटरजेक्शन, और ये अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके बाद हमारा बेसिक ग्रामर चलने वाला है, जिसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन से लेकर सेंटेंस, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसमें जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, मतलब एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस से चलेगा, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए भी है, और जो मतलब शुरू से जिनकी इंग्लिश में पकड़ बिल्कुल भी नहीं है और वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश को एकदम दबोच लें, उनके लिए बहुत बेस्ट टॉपिक होने वाला है। तो जो भी जो है इंग्लिश को एकदम बेस से सीखना चाहता है, जो अभी कंपटीशन की स्टार्टिंग करने जा रहा है, तो वो हमारे इस आने वाले नेक्स्ट वीडियो को सीखेगा, जिसको हमने बेसिक ग्रामर नाम जो है दिया हुआ है। बेसिक ग्रामर में ग्रामर तो बेसिक रहेगी, लेकिन हाँ उससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी इंग्लिश पे, जिससे आप अच्छे अच्छे पैसेज कर पाएंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक कर पाएंगे, प्रीपोजिशन कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे उससे। तो वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये सेशन बस आपके समझने के लिए था कि आप एक शार्ट नोट बना लें, जैसे आपको 10 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के जाना है, तो आप अपना सिर्फ नोट्स देख के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप अगर हमारी मेहनत सफल हो रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने वीडियो को बनाने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़, अब वो सब कहना नहीं ठीक है, आप अगर समझदार हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, क्योंकि अभी मेरे 100 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।